स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम सर। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हों इस वक्त रिगार्डिंग द लास्ट लेक्चर, यस्टरडेज लैब और इन जनरल। सर वो लैब 10 में ना टास्क 4 में इशू आ रहा है सर। ओके, मैं कर लेता हूं थोड़ा सा डिस्कस फर्दर। और तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है? सर वो सीक जी और वो सीक पुट सी का थोड़ा सा रिवाइज करा दें। क्वेश्चन रिपीट करो जरा। सीक जी और सीक पी वो जो फंक्शंस थे उनका रिवाइज करा दें, वो टास्क 5 में करना था। नहीं, टास्क 5 में सीक पी सीक जी का क्या ताल्लुक है? वो जब टास्क 5 तो सीधा सीधा आपने रीड करनी है फाइल्स और आउटपुट करनी है स्क्रीन पे। वो ऑर्डर चेंज है उसका, तो हम उसको मैन्युअली कर लें। ओके ग्रेट, ठीक है। वो ऑर्डर के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सीक यूज करें, क्योंकि आपने रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड पढ़ते जाएं, उसको डिफरेंट वेरिएबल्स में ले लें और उसके बाद उसको डिस्प्ले कर दें। सीक इज नॉट नेसेसरी देयर, ठीक है। ओके, इफ यू आर कंफ्यूज्ड लाइक इट, इट्स फाइन, ठीक है। ओके चलें भाई भाई, मैं वो सीक के मुतालिक आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बहरहाल दे देता हूँ। टास्क 4 में भी यूज हो रही है और नेचुरली आप अगर उसको टास्क 5 में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टास्क 5 में वो जरूरी नहीं है। टास्क 4 में आपको करना पड़ेगा, लाजमी करना पड़ेगा, क्योंकि फाइल को जब मैंने कह दिया कि आपने उसे ATE मोड में ओपन करना है तो नेक्स्ट आपको सीख करके वापस आना पड़ेगा। टास्क 5 में ऐसे सीख की कोई जरूरत नहीं है, टास्क 4 में तो लाजमी है। मैंने आज सुबह आपको एक पेज PDF शेयर किया है रैंडम फाइल से रिलेटेड फेसबुक पेज पे। आपने देखा है किसी ने या सब ने? मैं स्क्रीन के ऊपर ओपन कर लेता हूं। बेसिकली वो एक पेज के ऊपर क्योंकि काफी सारी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर लिखी हुई है, तो कंपैरेटिवली जो है उसकी रीडेबिलिटी का थोड़ा सा मसला होगा। बहरहाल लेट इट ट्राई। चलिए, तो स्टूडेंट मैं कोशिश करता हूं कि इसको जरा तरीके से आपके साथ डिस्कस कर लूं, सो बी अटेंटिव। यहां आप मैंने ये लिखा है कि इफ वी टाइप द फॉलोइंग इन एनी टेक्स्ट एडिटर एंड सेव एज अ फाइल नेम्ड data.txt, ये जो कुछ भी है इसको अगर हम नोटपैड में या किसी भी टेक्स्ट एडिटर में टाइप करके सेव करें तो ये एज अ फाइल सेव हो जाएगा, ठीक है। आप तसल्ली कर सकते हैं फोल्डर्स में जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे dir करके इसको ओपन करके कि ये चीजें जो हैं वो सेव हो गई हैं। और टेक्स्ट एडिटर डेफिनेटली टेक्स्ट को सेव कर लेते होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टेक्स्ट। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है वो ये है कि अगर आप इसे अपने CPP प्रोग्राम में ओपन करेंगे, और वो ओपन आप किसी तरह कर सकते हैं,
लेकिन मैंने है यूजिंग एफ स्ट्रीम, वेरिएबल नेम मैंने df रखा है, फाइल का नाम data.txt है और iOS : इन मोड है। ठीक है, ये इन मोड हो, आउट मोड हो या इनपुट आउटपुट, दोनों मोड्स जो हैं वो इस तरह से स्पेसिफाई किए हों जैसा कि ये नीचे टेक्स्ट में आपको नजर आ रहा है। इन ऑल केसेस आपको ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स के तौर पर जो है वो फाइल प्रोग्राम में मिलेगी। ठीक है, और उसमें लोकेशन जो है वो गेट और पुट फ्लैग्स की, जिसको कि मैंने एरो से शो किया है, वो भी अवेलेबल होगी। ठीक है, और वो हमेशा अगर आपने ATE या अपेंड मोड यूज नहीं किया तो वो फाइल के शुरू में होगा। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल फ्लैग होता है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंटर होता है, कॉन्सेप्चुअल लोकेशन होती है जहां से नेक्स्ट रीड राइट ऑपरेशन जो है वो होना होता है। ठीक है, तो जब भी आप फाइल ओपन करते हैं और ATE या अपेंड मोड यूज नहीं करते हैं तो हमेशा वेरी फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो वाला कैरेक्टर होता है जिसने जहां पर कोई रीडिंग या राइटिंग का प्रोसेस होना है। और जैसे जैसे हम इस फाइल को प्रोसेस करते जाएंगे, रीड या राइट अकॉर्डिंगली, ये जो फ्लैग है या पॉइंटर है या इसको आप लोकेशन कह लें, ये आगे आगे कॉन्सेप्चुअली मूव करती जाएगी। सो लेट वी हैव नेक्स्ट टेक्स्ट, as we have used iOS : in, ये जो ऊपर है, in the on opening the file, so we have to read it, not to write it। ठीक है, हमें इसे रीड करना है, राइट नहीं करना है। यहां मैं एक और चीज क्लियर कर दूं कि एफ स्ट्रीम के साथ जब आप फाइल ओपन करते हुए सिर्फ iOS : in लिखते हैं तो फिर कोई फर्क नहीं रह जाता कि आप फाइल को IF स्ट्रीम के साथ ओपन कर रहे हैं या F स्ट्रीम के साथ ओपन कर रहे हैं, वो इनपुट मोड में ओपन होती है। इसी तरह अगर आप फाइल को ओपन करते हुए iOS : आउट मोड दे दें F स्ट्रीम के साथ तो फिर वो एग्जैक्टली वैसे ही ओपन होती है जैसे OF स्ट्रीम के साथ हो रही है। ठीक है, लेकिन आप एक्स्ट्रा मोड्स जो है वो यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं, वहां पर भी किसी हद तक हो जाते हैं, लेकिन वहां हम जनरली OF स्ट्रीम और IF स्ट्रीम सीक्वेंशियल एक्सेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहां पर ये मजीद मोड्स यूज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, लेकिन इनपुट हमेशा इनपुट के लिए होगा, OF स्ट्रीम हमेशा आउटपुट के लिए होगी। F स्ट्रीम में दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो बहरहाल मैंने अभी यहां तक पढ़ा है कि चूंकि मैंने इन मोड यूज किया है यहाँ पर ऊपर, तो हमने फाइल को रीडिंग के लिए ओपन किया है, राइटिंग के लिए नहीं है। अगर हम F स्ट्रीम हमने लिखा है और उसको इन मोड में ओपन किया है, तो अगर हम उसमें कुछ लिखेंगे तो फाइल में कोई चेंज नहीं आएगी। कंपाइलर टू कंपाइलर वेरिएशंस हो सकती हैं, मे बी कोई कंपाइलर आपको एरर मैसेज दे दे, प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट कर दे, मे बी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए बट फाइल के कंटेंट्स चेंज नहीं होंगे, फाइल में वही रहेगा जो लिखा हुआ था, क्योंकि फाइल इनपुट मोड में ओपन हुई थी और आप उसमें राइटिंग करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं होगा। ठीक है, राइटिंग अनसक्सेसफुल हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने iOS : out यूज किया है इंस्टेड ऑफ in, तो फाइल इनपुट मोड में की बजाय ओपन मोड में होगी और डेटा को इरेज कर देगी। ठीक है, रीड आप कर नहीं सकेंगे, फाइल आउटपुट मोड में ओपन हुई है, तो फाइल से डेटा इरेज हो जाएगा जैसे OF स्ट्रीम में होता है, और नए कंटेंट्स जो हैं वो फाइल में लिखे जाएंगे। तो ये तो यहाँ तक मैंने सिर्फली ये आपको बताया है कि इन और आउट मोड अगर आप सिंपली स्पेसिफाई करते हैं तो वो समझें कि सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस ही है, आप IF स्ट्रीम OF स्ट्रीम के इक्विवेलेंट ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि अगर हमने ओपनिंग के टाइम पे ये दोनों स्पेसिफाई किए हैं, iOS : in वर्टिकल बार, iOS : out। ठीक है, तो इसमें जैसा कि मैंने लेक्चर में आपको बताया था, हमें एप्रोप्रिएट सीक यूज करना पड़ेगा जब हमने स्विचिंग करनी है मोड की, क्योंकि फाइल में हमने इनपुट और आउटपुट दोनों यूज किए हैं, तो फाइल जो है वो IO मोड में ओपन हुई है। जो भी फर्स्ट ऑपरेशन होगा
वो ठीक है, ये डिसाइड कर देगा कि फाइल हमारी रीडिंग के लिए है या राइटिंग के लिए है। और जब हमें मोड को स्विच करना है तो हमें सीक को लाजमी इस्तेमाल करना है, ठीक है। द चेंज इन द स्ट्रीम, ठीक है। आगे मैं इसको थोड़ा सा, मेरे लिए भी पढ़ना डिफिकल्ट हो रहा है, तो स्विचिंग, ठीक है। अब इसके बाद ये है कि ये तो उस हो गया कि जब हमने स्विच करना है, लेकिन जब फाइल ओपन होगी तो फाइल ओपन होते साथ, ठीक है, वो उसका रीड राइट फ्लैग एट वेरी फर्स्ट बाइट होगा, और जो वेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे फाइल में रीड या राइट की, वो मोड को सेट कर देगी। अगर आप पहली इंस्ट्रक्शन राइट की लिखेंगे तो फाइल राइट मोड में आ जाएगी, अगर आप पहली इंस्ट्रक्शन रीड की लिखेंगे तो फाइल रीड मोड में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप मोड स्विच करना चाह रहे हैं तो आपको सीक यूज करना है। तो मैं आगे बढ़ता हूं। इफ वी हैव द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन द अबव मेंशन्ड स्टेट ऑफ एफ स्ट्रीम, ये एक एफ स्ट्रीम है, ये सामने मैंने एक स्टेट बनाई हुई है, फाइल जस्ट ओपन हुई है iOS : इन वर्टिकल बार आउट मोड में, ये करंट स्टेट ऑफ द स्ट्रीम है, ठीक है। अगर हम इसमें ये गेट लाइन लिखते हैं जिसमें जी स्मॉल होगा, गेट लाइन df line, where line is a variable of type string and df is the file variable, data file। तो क्या होगा कि इसमें से कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट होंगे जैसे गेट लाइन कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करता है, और उनको इस स्ट्रिंग वेरिएबल में वो स्टोर कर देगा। ये आपको पता है गेट लाइन काम कैसे करता है। गेट लाइन में अगर आप डिलिमीटर नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट डिलिमीटर \n होता है। तो जहां पर इस वक्त ये फ्लैग मौजूद है वहां से ऑनवर्ड \n तक, \n इंक्लूडिंग सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट होंगे, \n ड्रॉप कर दिया जाएगा। उससे पहले पहले जितने कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट हुए हैं वो वेरिएबल लाइन में आ जाएंगे, और जो फ्लैग होगा वो \n के फौरन बाद सेट हो जाएगा। अब iOS : कर जो है वो आपको ये वाली लोकेशन बताएगा, ये वाली लोकेशन रेफर करेगा। iOS : टेल आपको ये वाली लोकेशन रिटर्न करेगा, और ये लोकेशन 0 बेस्ड होगी। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 12 के ऊपर आ जाएगा। तो जस्ट एक इस लाइन से फाइल में से ये पूरी लाइन गेट होगी, और फाइल में लाइन का मतलब है \n कैरेक्टर कहां पर है, उससे पहले पहले लाइन है। स्ट्रीम में फाइल को जब आप ओपन करके देखोगे तो आपको यह क्लियरली नजर आ रहा है दिस इज फर्स्ट लाइन, लेकिन स्ट्रीम एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ओपन होती है, तो फ्लैग से लेके \n तक सब कुछ रीड हो जाएगा और वो इस वेरिएबल लाइन में स्टोर हो जाएगा। तो इसके बाद रिजल्ट स्टोरिंग ALI स्पेस 180 स्पेस 340 इन द वेरिएबल नेम्ड लाइन, और लाइन ऑफ टाइप स्ट्रिंग होगा, ठीक है जी। तो ये स्टेट हो जाएगी। उसके बाद अगर इस स्टेट में आपकी स्ट्रीम है, ठीक है, इफ इन दिस स्टेट वी यूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट, हम ये वाली दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं वन बाय वन। df.seekp -8 iOS : current, तो यहां से बैक साइड के ऊपर, रिवर्स साइड के ऊपर 8 कैरेक्टर्स पर ये फ्लैग चला जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि ये फ्लैग यहां पर आ जाएगा। और इस सीक के बाद की जो इंस्ट्रक्शन है वो इस जगह पर ऑपरेशन करेगी। दूसरा काम ये होगा कि ये सीक पी क्या करेगा, ये फाइल को राइट मोड में स्विच कर देगा। इससे पहले फाइल रीड मोड में है, ये राइट मोड में उसे स्विच भी कर देगा। और 444 कहां लिखा जाएगा, जहां पर 180 है। तो 180 लिखने के बाद ये जो फ्लैग है वो इस स्पेस पे आकर रुक जाएगा। द स्टेट ऑफ द फाइल विल बी आफ्टर दीज टू दिस वन।
ये चेंज हो जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ एक और बात ध्यान में रखें कि ये स्ट्रीम में चेंज होगी जो डीएफ वेरिएबल है। फाइल में ये अभी शायद ना लिखी जाए, ये पीछे बफर में पड़ी हुई है। तो जब आप फाइल क्लोज करेंगे या एंडल वगैरह करेंगे या कोई और ऐसा इवेंट करेगा जो बफर को फ्लश करता है, तो फिर ये 444 जो है ये फाइल में जाएगा। अगर आप इस लाइन के बाद अगली लाइन एग्जीक्यूट किए बगैर फाइल ओपन करके देखेंगे तो हो सकता है उसके अंदर 180 ही हो, बट स्ट्रीम में ये नेचुरली चेंज हो चुका होगा, डेफिनेटली चेंज हो चुका होगा। सो सीक ने क्या किया है, इस फ्लैग को जो एक कॉन्सेप्चुअल फ्लैग है, इसको उस लोकेशन पे जाके सेट कर दिया है जो हमने यहां पर बताया है। ये यहां पर था, यहां से -8 इधर आ गया। अगला जो भी ऑपरेशन होना है वो मोड के मुताबिक होना है। अगर फाइल राइट मोड में है तो आप राइटिंग कर सकते हैं, रीड मोड में है तो रीडिंग कर सकते हैं। अगर मोड आपने स्विच करना है तो दोबारा सीक कर ले। पॉइंटर को आप वही रखना चाह रहे हैं जहां पर है, उसको आगे पीछे मूव नहीं करना चाह रहे, तो यहां 0 लिख के ios : कर लिख लें, पॉइंटर वहीं रहेगा, मोड स्विच हो जाएगा, सीक जी सीक पी मोड स्विच कर देंगे। खैर यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले। मैंने अभी तक आपको सिंपली ये बताया है कि एफ स्ट्रीम के साथ जब आप फाइल ओपन करें और ios : इन यूज करें तो वो सिंपल इनपुट फाइल स्ट्रीम के तौर पर काम करेगा। आप उसमें राइटिंग नहीं कर सकेंगे, या तो राइटिंग करते हुए एरर आ जाएगा या वो सक्सेसफुल नहीं होगी, फाइल में कोई चेंज नहीं आएगी। फाइल इज ओपन फॉर रीडिंग। अगर यहाँ आपने ios : आउट यूज किया है तो फाइल आउटपुट मोड में ओपन होगी जैसे OF स्ट्रीम में होती है, और फाइल के जो कंटेंट्स हैं वो इरेज हो जाएंगे और जो नई राइटिंग आप फाइल में करेंगे वो उस फाइल के कंटेंट्स बन जाएंगे। अगर आपने यहां पर ios : इन और आउट दोनों यूज किए हैं विद वर्टिकल बार, तो फिर फाइल IO मोड में ओपन होगी। फाइल में आप रीडिंग और राइटिंग दोनों कर सकते हैं, लेकिन एक टिपिकल इंस्टेंस ऑफ टाइम के ऊपर फाइल का मोड या तो रीड मोड होगा या राइट मोड होगा। वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो मोड सेट कर देगी, और उसके बाद अगर आपको रीडिंग से राइटिंग में जाना है तो सीक पी यूज करें, राइटिंग से रीडिंग में आना है तो सीक जी यूज करें। सीक कमांड आपको यूज करनी है टू पुट दिस कॉन्सेप्चुअल फ्लैग टू एप्रोप्रिएट लोकेशन एंड स्विचिंग द मोड। उसके बाद मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर ये आपकी स्टेट ऑफ द स्ट्रीम है और फाइल आपने ios : इन और आउट में ओपन की हुई है, तो ये वाली लाइन जो है ये क्या करेगी कि जहां पर फ्लैग है वहां से ऑनवर्ड पूरी लाइन गेट करेगी इंक्लूडिंग द \n, उनको उस वेरिएबल लाइन में उन कैरेक्टर्स को, उस लाइन पूरी को स्टोर कर देगी और फ्लैग को \n से नेक्स्ट कैरेक्टर पे ले जाएगी। अब अगर आप सीक किए बगैर कोई ऑपरेशन करते हैं तो वो नेचुरली रीड का ऑपरेशन होगा, क्योंकि फाइल रीड मोड में है, तो नेक्स्ट यहां से ऑनवर्ड रीड होगा और ये सिक्वेंशली रीड होता जाएगा। सीक से आप इस फ्लैग को आगे या पीछे मूव कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस। बहरहाल इसके बाद जब स्टेट ये है और हम ये दो लाइनें यूज करते हैं तो फाइल रीड मोड से राइट मोड में स्विच भी हो जाएगी और ये फ्लैग यहां से इस 1 पे आ जाएगा, -8 लोकेशंस चला जाएगा। उसके बाद जब हम ये राइटिंग की कमांड देंगे तो 1800 पर जहां पर फ्लैग था वहां पर 444 आ जाएगा और फ्लैग एग्जैक्टली आफ्टर द लास्ट रिटर्न कैरेक्टर सेट हो जाएगा। रीड में भी यही हुआ था कि उसने जितने कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट किए थे उसके बाद जो कैरेक्टर था वहां सेट हुआ था। यहां भी उसने वही किया कि उसने जितने कैरेक्टर्स राइट किए उसके एग्जैक्टली नेक्स्ट कैरेक्टर पे वो आ गया। तो यहां तक मैंने आपको ये बता दिया है। यहां अगर किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले। सर \n के बाद हर कैरेक्टर 0 से स्टार्ट होगा ना? मैं आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं कर सका, समझ नहीं सका, दोबारा पूछें। \n के बाद हर कैरेक्टर 0 से रीड करना शुरू होगा ना, मतलब उसकी नंबरिंग 0 से ऑनवर्ड्स शुरू होगी ना दोबारा, क्योंकि फाइल के स्टार्ट में बिगनिंग पर हम जैसे A है वो 0 लोकेशन पर है,
अगर हम टेल जी यूज करेंगे तो वो जीरो लोकेशन देगा ना सर? वेल टेल जी आपको ये बताएगा कि ये आपका फ्लैग कहां पर है। अगर आपने इस लाइन के बाद टेल जी करेंगे तो वो आपको ये वाली लोकेशन बताएगा, दिस लोकेशन। हर ऑपरेशन जो है वो शुरू से नहीं करता, ऑपरेशन हमेशा जहां पर फ्लैग होता है वहां से ऑनवर्ड रीडिंग या राइटिंग करता है। चले मैं भी एक थोड़ी देर के बाद ना इसका कोड भी ले लूंगा, आपको क्वेश्चन वहां जरा क्लियर हो जाएगा। तो और नीचे फर्दर आते हैं। अगर इस वक्त स्ट्रीम की स्टेट ये वाली है, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि ये फाइल इस वक्त राइट मोड में है, क्योंकि मैंने लास्ट ऑपरेशन राइट का किया और उससे पहले सीक भी किया है। यहां पर ये पॉइंटर मौजूद है। इसके बाद मैं नेक्स्ट ये कर रहा हूं कि सीक पी करके जीरो लोकेशन से सिलेक्ट करता हूं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। तो इससे होगा कि ये वाला जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर यहां पर चला जाएगा बिगिनिंग ऑफ द फाइल, और रहेगा वो राइट मोड में ही, क्योंकि सीक ने राइट मोड सेट करना है और ऑलरेडी राइट मोड हम राइट मोड में मूव कर रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं लिखता हूं डीएफ में इंसर्ट कर दो जमाल, तो चूंकि पॉइंटर यहां पर था तो जमाल लिखा जाएगा और पॉइंटर यहां पे आ जाएगा, जहां पे इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद मैंने स्पेस डाली है, ये स्पेस आएगी और पॉइंटर यहां पे आ जाएगा। उसके बाद मैंने 777 लिखा है, ये 777 होगा और पॉइंटर यहां पे आ जाएगा। फिर मैंने एक और स्पेस डाली है, ये स्पेस आ जाएगी। फिर मैंने 999 डाला है, तो यहां पर 999 आ जाएगा। ये कोई एक्सीडेंटली मेरे से मिस्टेक हो गई है, मैं यहाँ पे इसको मॉडिफाई नहीं कर सका हूँ, ठीक है। यहाँ 999 आएगा, मैं ये इसको करेक्ट कर देता हूँ आपको। तो ये यहाँ पर 999 हो जाएगा। और उसके बाद मैंने \n भी यूज किया है, एंडल, ठीक है। तो एंडल जो है वो फाइल में \n लिख देगा और उसके बाद फ्लैग यहाँ पर आ जाएगा। तो इस एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन का कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि चूंकि उससे पहले हमने बिगिनिंग ऑफ द फाइल पे सीक कर लिया था पॉइंटर, तो बिगिनिंग ऑफ द फाइल से ऑनवर्ड इतना डेटा जो है वो फाइल में लिखा जाएगा, ठीक है। और चूंकि ये लास्ट कैरेक्टर फाइल में राइट हुआ है, तो इसके फौरन बाद पॉइंटर यहां पे आ जाएगा। यहां अब आप एक चीज पे गौर करें कि पहले जो रिकॉर्ड था, पहला जो फाइल में हमने लिखा था वो था अली 180 340, दूसरा था मुसर्रत 230 450 एंड एटसेट्रा। अब इस टिपिकल सिनेरियो के बाद मैंने यहां जो रिकॉर्ड नया लिखा है उसमें अली की बजाय मैंने जमाल लिख दिया है। अली 3 कैरेक्टर्स ले रहा था, जमाल 5 कैरेक्टर्स ले रहा है, रेस्ट ऑफ द रिकॉर्ड इज सेम। तो जमाल ने 2 कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा लिए हैं, वो 2 कैरेक्टर्स बेसिकली ये वाले 2 बन जाएंगे और \n यहां मूव कर जाएगा। एज अ रिजल्ट जब भी आप रैंडम फाइल एक्सेस करके रीड राइट करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग बाइट्स हैं वो ओवरराइट होती जाएंगी राइट करते हुए। वहां ऑलरेडी जो कुछ भी पड़ा हुआ था वो ओवरराइट हो जाएगा, तो m ओवरराइट हो जाएगा, u ओवरराइट हो जाएगा और ये नया रिकॉर्ड नीचे आ जाएगा और फाइल पॉइंटर यहां पर आ जाएगा। तो इन दैट केस अगर हम फाइल में रैंडमली राइट कर रहे हैं तो हमें जो टिपिकल ऑलरेडी एलोकेटेड रिकॉर्ड स्पेस होती है उस रिकॉर्ड स्पेस से अगर ज्यादा हम राइट कर दें तो नेक्स्ट रिकॉर्ड ओवरराइट हो जाता है। ये चीज आपको जहन में रखनी है। इसका सोल्यूशन क्या है, इसको मैनेज कैसे करना है वो हम बाद में आते हैं, लेकिन यहां पर ये चीज आप जहन पे रखें कि जहां पर भी आपका फ्लैग मौजूद है वहां से ये ऑनवर्ड ऑपरेशंस फाइल में होते चले जाने और प्रीवियस जो कुछ भी मौजूद है उसने ओवरराइट होते जाना है। अगेन मैं यहां बता दूं कि यहाँ 888 मैंने एक्सीडेंटली लिख दिया है, मुझे 999 टाइप करना चाहिए था जो मैंने यहाँ लिखा था, तो ये 888 इज बेसिकली नथिंग बट 999, पॉइंटर यहाँ आ जाएगा।
ओके स्टूडेंट्स, वो मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी। जिस वक्त ये डिस्कनेक्शन हुआ है तो मैं उस वक्त डिस्कस ये कर रहा था कि ये जो ऊपर वाली कमांड है इसने ये वाला रिकॉर्ड फाइल में बाइट्स को ओवरराइट करके लिख दिया और पॉइंटर यहाँ पे आ गया। अब अगर ये वाली स्टेट है स्ट्रीम की, तो इसके बाद हम सीक जी करते हैं तो सीक जी दो काम करेगा। एक तो स्विच कर देगा फाइल स्ट्रीम के राइट मोड को रीड मोड में, और दूसरा करंट पोजीशन, ये जो फ्लैग जहां पर भी है वो करंट पोजीशन है रीडिंग राइटिंग के लिए। पॉजिटिव साइड के ऊपर, फॉरवर्ड साइड के ऊपर 17 कैरेक्टर्स वो आगे इस फ्लैग को जाके प्लेस कर देगा। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली रैंडम एक्सेस। ये जो ऊपर भी आई थी वो भी यही थी। तो यहां से ऑनवर्ड अगर आप 17 कैरेक्टर्स काउंट करें तो वो के पे पहुंचते हैं, तो फ्लैग यहां पे आ जाएगा। तो इसके बाद अगर दोबारा मैं ये गेट लाइन की स्टेटमेंट देता हूं तो गेट लाइन की ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये जो कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करेगी वो यहां से ऑनवर्ड एक्सट्रैक्ट करेगी। तो यहां मैंने लिखा है गेट लाइन डीएफ, डीएफ इज द स्ट्रीम नेम, लाइन वेरिएबल में विच इज अ स्ट्रिंग एक्सट्रैक्शन करनी है, और मैंने डिलीमीटर बता दिया है। तो यहां से एक्सट्रैक्शन शुरू होगी, 0 तक एक्सट्रैक्शन होगी, तो ये कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे फाइल में से, और इसके फौरन बाद यहां पर पॉइंटर आ जाएगा। ये 0 एज अ डिलीमीटर ट्रीट होगा, फर्स्ट 0 जो भी इस ट्री में एनकाउंटर होगा वो ड्रॉप कर दिया जाएगा एक्सट्रैक्ट होने के बाद, और उससे पीछे जो कुछ है वो वेरिएबल लाइन में स्टोर हो जाएगा। एज अ रिजल्ट लाइन वेरिएबल के कंटेंट्स हो जाएंगे खान स्पेस 28, और पॉइंटर यहां पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे जो है वो मैंने को बहुत ज्यादा इसको नहीं बनाया था, इसको मैंने थोड़ा सा इतना ही लेबरेटिव रखा था। तो ये चीजें जो हैं ये सीक है। सीक आप बेसिकली ये समझें कि जब आप फाइल ओपन करते हैं तो रीडिंग या राइटिंग लोकेशन जो है वो बिगनिंग ऑफ द फाइल पे होती है। आपके रीड ऑपरेशंस या राइट ऑपरेशंस जो अभी तक हमने पढ़े हैं इनपुट स्ट्रीम के साथ, आउटपुट स्ट्रीम के साथ, फाइल स्ट्रीम के साथ, वो सीक्वेंशली फाइल को या स्ट्रीम को रीड राइट करते हैं। तो आप रीडिंग ऑपरेशंस देते जाएंगे, जितने कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे उनके फौरन बाद ये वाला फ्लैग आ जाएगा, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट होंगे, ये आगे बढ़ता जाएगा और एंड ऑफ फाइल तक ये पहुंच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन रैंडम एक्सेस क्या है? सीक से होती है। जब भी आप सीक यूज करते हैं आप बताते हैं कि आपने कितने कैरेक्टर्स इस फ्लैग को पोजीशन करना है। नंबर ऑफ ये एक टिपिकल रेफरेंस पॉइंट से, ये रेफरेंस पॉइंट हम कॉमा के बाद बताते हैं। 3 रेफरेंसेस पॉसिबल हैं। बिगनिंग ऑफ फाइल से इतने कैरेक्टर्स इस फ्लैग को सेट कर दो। मसलन अगर मैं कहूं कि बिगनिंग से 2 कैरेक्टर सेट कर दो तो फ्लैग यहां पर आ जाएगा। बिगनिंग से 5 कैरेक्टर सेट कर दो तो फ्लैग यहां पे आ जाएगा 5वें पे। बिगनिंग से 0 कैरेक्टर सेट कर दो तो फ्लैग यहां पे आ जाएगा। दूसरा है iOS : एंड ऑफ फाइल, लास्ट पे एंड ऑफ फाइल है। इस एंड ऑफ फाइल से बैक साइड के ऊपर अगर आप शिफ्ट करना चाहें तो आप माइनस बता के iOS : एंड और उससे पहले -3 बताएंगे तो यहां पर आके फ्लैग सेट हो जाएगा। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हम करंट लोकेशन ऑफ द फ्लैग है उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको आगे या पीछे मूव करना चाह रहे हैं। तो ये सीपी की एग्जांपल मैंने दी है कि अगर मेरा फ्लैग यहां पर है और मैं -8 करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये फ्लैग यहां पर आ जाएगा और अगला ऑपरेशन यहां पर होगा। वो मैंने आपको आउटपुट उसकी ये दिखा दी है। और हमेशा हर ऑपरेशन के बाद लास्ट राइट रीड कैरेक्टर के फौरन बाद पॉइंटर आ जाता है। इसके बाद एक और जो मैंने यहां सीख की है iOS : कर से, अगर फ्लैग यहां पर है तो मैं 17 लिखता हूं और पॉजिटिव बताता हूं तो ये फ्लैग जो है ये फॉरवर्ड साइड के ऊपर 17 लोकेशंस अवे चला जाएगा। अगर मैं माइनस बताता हूं तो ये रिवर्स बैक साइड के ऊपर -8 लोकेशंस पे आ जाएगा। तो ये यहां पर फ्लैग आ जाएगा। और
और राइट या रीड का जो भी ऑपरेशन है वो हमेशा वहां से शुरू होता है जहां पर ये फ्लैग मौजूद होता है। तो ये जो भी ये पीडीएफ है, मैं इसमें जो 2-3 गलतियां मैंने आइडेंटिफाई की हैं उनको मैं करेक्ट करके दोबारा फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा। आप इसको बार बार देखें। मैं इसके साथ एसोसिएटेड कोड रन करता हूं, उससे आपको चीजें फर्दर क्लियर हो जाएंगी। एक चीज जो है वो ज़हन में रखें कि जब मैंने ये चीज टाइप की है फाइल में, तो मैंने ये रिकॉर्ड्स टाइप किए हैं, इसके बाद मैंने एंटर की प्रेस की थी। सिमिलरली इसके बाद मैंने एंटर की प्रेस की और इसके बाद मैंने एंटर की प्रेस नहीं की। ठीक है, इसलिए हर रिकॉर्ड के बाद एक बैकस्लैश एन मौजूद है, लेकिन लास्ट रिकॉर्ड के बाद देयर इज नो बैकस्लैश एन और उसके बाद ईओएफ मौजूद है, एंड ऑफ फाइल है। रीडिंग जो है वो कभी भी फाइल में एंड ऑफ फाइल के बियॉन्ड नहीं हो सकती, लेकिन राइटिंग जो है वो एंड ऑफ फाइल से ऑनवर्ड हो सकती है। तो अगर आप यहां सीख करके राइट करेंगे तो वो राइटिंग यहां होती जाएगी, और अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो ईओएफ को भी ओवरराइट कर देगा और आगे के जो कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर वो राइटिंग शुरू कर देगा। और नेचुरली ईओएफ जो है वो लास्ट कैरेक्टर के फौरन बाद मौजूद होगा स्ट्रीम में। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं फॉर द टाइम बिंग बंद करता हूं। ठीक है, लैब ओपन करता हूं। इस टिपिकल टास्क के अंदर आपको सीख करना था और सीख करके आपने एक रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना था। ठीक है, सेकंड लास्ट रिकॉर्ड, उसमें सिर्फ आपने मैन्युअली कुछ अंदाजा लगाना है कि लास्ट रिकॉर्ड की लेंथ क्या है, गैस करके आप सीख करके वहां पहुंच के नया डेटा ओवरराइट करके फाइल को क्लोज कर सकते हैं। इसके अंदर जो सिर्फ तरतीब बदली हुई है, क्योंकि फाइल में जो डेटा है वो इस ऑर्डर में है, आपने आउटपुट इस ऑर्डर में करनी है। तो एक तो ये है कि आप रैंडमली सीख कर लें, दूसरा ये है कि आप 3 वेरिएबल्स ले लें, रोल नंबर, नेम एंड सीजीपीए। फाइल को सीक्वेंस में रीड करते जाएं, रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड, और जब रिकॉर्ड एंड हो जाए तो उसको राइट कर दें और नया रिकॉर्ड रीड कर लें। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके जो टास्क हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं। मैं इससे रिलेटेड कोड पे जाता हूं। ओके स्टूडेंट, ये मेरी फाइल में डेटा है, मैं बल्कि तीसरी फाइल भी ओपन कर ही लूं उसमें। तो इन तीनों फाइलों में फिलहाल डेटा जो है वो वही है जो मैंने टाइप किया हुआ है। ठीक है, ये मैंने बैकअप के तौर पे रखी हुई थी, मैं एक को यूज कर रहा हूँ। अब पहला प्रोग्राम जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है ये वाला। इसमें मैं data2.txt को ओपन कर रहा हूँ और iOS : रीड और राइट मैंने दोनों यूज किए हैं। ठीक है, अभी फाइल स्ट्रीम मैंने ओपन की है और ओपन करने के फौरन बाद मैंने उसमें ये स्टेटमेंट दे दी है, dof.put \t। तो इससे एक कैरेक्टर फाइल में जाएगा और वो कहां पर राइट होगा, जो बिगिनिंग पे फाइल का कैरेक्टर है वहां पे। यकीनन फाइल में डेटा मौजूद है। पहला कैरेक्टर \t कैरेक्टर से ओवरराइट हो जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा है seek g 1 from iOS : कर। सो ये a रिप्लेस हो जाएगा विथ \t और उस रिप्लेसमेंट के बाद पॉइंटर यहां पर आ जाएगा, और जब मैं लिखूंगा 1 from द करंट लोकेशन तो पॉइंटर i पे आ जाएगा। इसके बाद मैं अगर लाइन गेट करता हूं तो लाइन में क्या मुझे मिलेगा, i स्पेस 180 स्पेस 340 और \n रीड होके एक्स हो जाएगा और पॉइंटर यहां पे आ जाएगा।
तो आउटपुट में अगर मैं इस लाइन को डिस्प्ले कर रहा हूं तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, आई स्पेस ऑनवर्ड। अब मैं इस कोड को आपके सामने कंपाइल कर देता हूं, ठीक है जी, और रन कर देता हूं। नाउ दिस इज द आउटपुट, आई स्पेस 180 स्पेस 340, ये ब्रैकेट्स मैंने कोड में खुद लगाई हैं, ठीक है, लाइन के दाएं बाएं। सो लाइन के कंटेंट्स जो हैं वो आई से शुरू हो रहे हैं। दूसरी तरफ ये देखिए कि फाइल की अब क्या हालत है, फाइल ओवरराइट हो गई है, वेरी फर्स्ट कैरेक्टर टैब से ओवरराइट हो गया, एल आई बाकी कैरेक्टर्स मौजूद हैं, सिर्फ ए ओवरराइट हुआ है फाइल में, और ए ओवरराइट हुआ है विद द टैब कैरेक्टर। देयर आर नॉट मेनी स्पेसेस, देयर इज ओनली वन कैरेक्टर टैब हियर। टैब जब भी आप करते हैं, अगर मैं यहां आके टैब की प्रेस करूं तो ये बहुत सारी स्पेसेस दूर ले जाता है डेटा को, बट इट इज एक्चुअली वन कैरेक्टर। स्पेस और टैब में फर्क ये है कि टैब अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है और स्पेस जो है वो नेचुरली सिंगल स्पेस होती है, ठीक है जी। तो यहां पर आपने एग्जामिन किया कि ये जो दो इंस्ट्रक्शंस हैं, एक ये पुट की इंस्ट्रक्शन इसने ओवरराइट किया है और दूसरा ये। अब मैं आपके लिए अगर यहां -1 कर दूं इंस्टेड ऑफ +1 और इस कोड को रिकम्पाइल करके रीरन करूं तो आउटपुट क्या आएगी, टैब एल आई ऑनवर्ड, और फाइल जो है वो नेचुरली उसमें इधर है फाइल, वो ओवरराइट हो गई हुई है। पहले भी टैब था, उसके बाद भी वो टैब ही रहा है। अगर इसको आप मॉडिफाई कर लेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी। ये स्टूडेंट्स यहाँ तक चीज क्लियर है आपको? सर एक कैरेक्टर के ऊपर एक ही कैरेक्टर ओवरराइट हो सकता है, मतलब हम एक ही जगह 2 या 3 कैरेक्टर्स ओवरराइट नहीं कर सकते? कतई नहीं कर सकते, ठीक है। फाइल इज अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स, तो एक कैरेक्टर की जगह हमेशा एक ही कैरेक्टर आएगा। आप उस लोकेशन पे जब लिखेंगे वहां एक कैरेक्टर लिखा जाएगा, नेक्स्ट कैरेक्टर्स जो हैं वो नेक्स्ट लोकेशंस को ओवरराइट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक एग्जांपल है बड़ी छोटी सी, ठीक है, मैं आपसे शेयर कर लूंगा, आप इससे एक्सपेरिमेंट्स इसके ऊपर डिफरेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको आगे, ये क्योंकि डेटा फाइल करप्ट हो गई है तो मैंने इसका ये जो बैकअप बनाया हुआ है, मैं यहाँ से इसको वापस ओवरराइट कर देता हूँ। अब यहाँ देखें कि इस लास्ट कैरेक्टर के बाद मैंने एंटर की प्रेस करता तो कर्सर नीचे होता, लेकिन मैंने एंटर की प्रेस नहीं की है तो कर्सर इस लाइन से नीचे नहीं आता है। एंडल सिर्फ इन लाइनों के बाद है, आखिरी लाइनों के बाद, लाइन के बाद एंडल भी नहीं है, होना चाहिए, मगर मैंने अपनी एग्जांपल में सेव नहीं किया हुआ। अब एक और कोड देखते हैं, ठीक है, वो इससे थोड़ा सा रैंडमली बड़ा कोड है, ठीक है। इसमें मैंने data.txt फाइल ओपन की है और data.txt के इनिशियल कंटेंट्स एग्जैक्टली वही हैं जो आप देख रहे हैं। फाइल इनपुट आउटपुट मोड में ओपन की है। एट द वेरी फर्स्ट लाइन मैंने लाइन गेट की है। जब मैं लाइन गेट करूंगा तो कॉन्सेप्चुअली ये पूरी लाइन गेट हो जाएगी, और स्ट्रीम में अगर मैं सोचूं तो यहां से शुरू होके \n तक गेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद उसको मैंने आउटपुट कर दिया है तो जाहिर है पहला रिकॉर्ड अली का यहां से डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद मैंने सीक पी किया है। सीक पी का क्या मतलब है कि मैं फाइल का मोड रीड से राइट में स्विच कर रहा हूं। फाइल ओपन करने के बाद पहला ऑपरेशन रीड का था, फाइल रीड मोड में आ गई, मैंने राइट करना है, मुझे मोड स्विच करना है, ठीक है। मैंने सीक पी यूज किया, मैंने लोकेशन भी चेंज कर दी और मोड भी चेंज कर दिया, और उसके बाद 444 लिखा। तो 444 लिखने से एग्जैक्टली जो मैंने यहां पर लिखा है ये वही कोड है, ठीक है। तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी,
ये यहाँ पे 444 आ जाएगा, फाइल खोल के हम देख लेंगे। इसके बाद फिर मैंने 0 सीक किया है फ्रॉम द बिगिनिंग, और उसके बाद मैंने ये वाला डेटा उसमें एंटर किया है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे भी यही होगा कि ये फाइल जो है इसमें ये ओवरराइट हो जाएगा। यहाँ तक फाइल खोल के वी कैन चेक। ठीक है, इससे नेक्स्ट "17 फ्रॉम करंट लोकेशन", जो एग्जैक्टली मैंने इसके अंदर लिखा है 17 फ्रॉम द करंट लोकेशन, तो पॉइंटर खान पे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं लाइन रीड करता हूं और डिस्प्ले करता हूं, तो मुझे खान का रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, लेकिन क्योंकि मैंने डिलिमिटर 0 दे दिया है तो फर्स्ट 0 तक एक्सट्रैक्शन होगी। ठीक है, इस 0 तक, और खान स्पेस 28 आउटपुट पे आ जाएगा। वो भी मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूं। इसके बाद मैंने यहां सीक जी किया है मैंने। ठीक है, फाइल मेरी गेट मोड में है, मैं एक इंटीजर वेरिएबल लेता हूं और फाइल में से रीड करता हूं वी में। ठीक है, ये यहां मैंने नहीं शो किया था, लेकिन ये एक्स्ट्रा है आपके लिए। अब चूंकि पॉइंटर जो है वो इस 0 के बाद यहां खड़ा हुआ है, और मैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को यूज करके फाइल में से इंटीजर रीड कर रहा हूं। ये सारों को पता है कि एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लीडिंग वाइट स्पेस इग्नोर करेगा और यहां से ऑनवर्ड एक नंबर रीड करेगा। तो ये 3 वो रीड कर लेगा और पॉइंटर को यहां पर प्लेस कर देगा, क्योंकि ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ट्रेलिंग्स जो होती हैं, एनकाउंटरिंग वाइट स्पेसिस होती हैं, उनको एक्सट्रैक्ट नहीं करता है, वहां पर अपनी एक्सट्रैक्शन रोक देता है। गेट लाइन उसको एक्सट्रैक्ट करता है, लेकिन ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि कमिंग जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है वो उनको लीडिंग समझते हुए इग्नोर कर देता है। तो इस वी में 400 आ जाएगा, जो कि उसके बाद मैंने आउटपुट कर दिया। इसके बाद आखिर पे मैंने ये काम किया है कि मैंने एंड ऑफ फाइल से 0 सीक किया है। जब मैं एंड ऑफ फाइल पे जाके 0 सीक करूंगा तो बेसिकली मैं यहां पर अपना पॉइंटर ले आऊंगा जहां इस वक्त EOF मौजूद है। जब मेरा पॉइंटर यहां पे आ जाएगा, उसके बाद मैं DF में सोलत स्पेस दिस कॉमा दिस लिख के हैंडल करूंगा। तो अब एंड ऑफ फाइल के बाद आप जितना चाहे फाइल में राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड ऑफ फाइल के बाद रीडिंग नहीं होती है। एंड ऑफ फाइल ऑनवर्ड यू कैन राइट। तो ये जो आखिरी लाइन है ये सक्सेसफुली राइट हो जाएगी, मगर एक चीज होगी कि ये एंड ऑफ फाइल जो है ये वाली लोकेशन ओवरराइट होगी विद S ऑफ सोलत। यहां पर कोई \n नहीं आएगा। ठीक है, आखिर के ऊपर एक \n यहां मौजूद है एज ए एंडल, वो आ जाएगा। तो यहां से अब आप इस कोड में थोड़ी सी चीजें हैं उनको भी ज़हन में रखें और उसके बाद फाइल को भी ज़हन में रखें। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए करंट कंटेंट्स ऑफ डेटा ये हैं। मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा हूं, इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूं। 2 ऑप्शंस हैं, कुछ रीड राइट एक्टिविटी स्क्रीन के ऊपर होनी है और कुछ फाइल में होनी है। ले जी, सबसे पहले स्क्रीन पे अली आया, फिर उसके बाद खान 28 आया, फिर 400 आया। यही वो 3 चीजें थी जो मैंने अभी आपको बताई थी कि होंगी यहाँ पे, और वो क्यों होंगी। पहला गेट लाइन ये है जो फर्स्ट रिकॉर्ड रीड कर रहा है, दूसरा गेट लाइन ये है जो खान 28 रीड करके डिस्प्ले कर रहा है, और तीसरा रीड ये है जो 400 रीड कर रहा है। इनके अलावा कोई लाइन आउटपुट नहीं कर रही है। राइटिंग फाइल में हो रही है, तो फाइल में ये 444 ओवरराइट हुआ है। कहां पर ओवरराइट हुआ है? ये अली के रिकॉर्ड में हुआ है। इसके बाद आखिर के ऊपर ये जमाल ओवरराइट हुआ है। ये 444 वाली चीजों को भी ओवरराइट कर देगा बाद में। और एट द एंड ऑफ फाइल के बाद सोलत आया है। तो अगर आप यहां पर आके देखें तो शुरू पे जमाल का रिकॉर्ड आया,
और जमाल के रिकॉर्ड के बाद \n हमने लिखा था, ठीक है, वो \n आ गया। चूंकि ओवर राइटिंग हो गई है जमाल के रिकॉर्ड ने, किधर है जी, ठीक है, \n यहां तक डाल दिया है, तो ये जमाल का रिकॉर्ड है और ये मुसर्रत वाले रिकॉर्ड में से MU ओवरराइट हो गया है और सिर्फ सरत का रिकॉर्ड बचा है वहां पे। तो अगर आप डेटा में देखें तो सेकंड लाइन के ऊपर आपको ये चीज मिल रही है। इसी तरह एंड ऑफ फाइल यहां पर था, वहां से ऑनवर्ड मैंने जब ये रिकॉर्ड लिखा तो ये लिखा गया और इसके बाद कर्सर नीचे भी आ सकता है, तो यहां पर एक एंडल मौजूद है, मगर यहां कोई एंडल नहीं है, ठीक है, तो यहां पर भी एंडल होना चाहिए था। बहरहाल फाइल हैंडलिंग समझाने के लिए मैंने वो यहाँ नहीं लिखा हुआ था। ये चीजें जो हैं ये हमको ध्यान करना है। जी स्टूडेंट, अब आपका कोई फर्दर कोई क्वेश्चन हो जो आप करना चाह रहे हो? एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर्स एट द एंड ऑफ फाइल चला गया। बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा ना ज्यादा वाजे करो और थोड़ा ऊंचा बोलो, मुझे आवाज भी कम आई है। जो एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर था जिस जगह रीराइट हुआ है, हाँ, वो एंड पे चला गया। वो हमेशा एंड ऑफ फाइल पे रहेगा। जब आप क्लोज करेंगे तो जो सबसे आखिरी कैरेक्टर होगा ना फाइल का, जो आपने लिखा होगा, उसके फौरन बाद एंड ऑफ फाइल आ जाएगा। आप देखिए, एंड ऑफ फाइल आप कभी नहीं लिखते फाइल में, ये एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर होता है, ये फाइल में ऑटोमेटिकली लिखा जाता है एज अ लास्ट कैरेक्टर। तो जितने भी कैरेक्टर्स आप फाइल में लिख देंगे उनके बाद में ये वाला कैरेक्टर वहां पर लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप डिलिबरेटली इसको कहीं लिखेंगे तो ये नेचुरली एंड ऑफ फाइल को ट्रीट करेगा। वो कैसे लिखना है वो मैं एक और टॉपिक पे आता हूँ, ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन हो यहाँ पर आपका कि रैंडम फाइल एक्सेस को आप समझें? अभी मैं एक दफा थोड़ी सी डिस्कशन करने के लिए इस फाइल को दोबारा ठीक कर रहा हूं। देखिए, जब आपने यहां पर जमाल का रिकॉर्ड लिखा था तो उसने यहां तक उसे ओवरराइट किया था, ठीक है। तो अब अगर फर्ज कर लें कि मैं जमाल का रिकॉर्ड जो है वो M से लिख लूं, M से, तो यहां आएगा J, यहां आएगा A, यहां M, यहां A, यहां L, यहां स्पेस, ठीक है। यहां पर आएगा 4, 6 या 5, 2, फिर स्पेस, और यहां आएगा ये चीज। ये वाला जो एरिया है \n से पहले पहले यहां मौजूद होगा, और यहां पर अगर आप \n लिख देंगे तो स्टेट ऑफ द फाइल ये बन जाएगी। ये एक एक्स्ट्रा लाइन के तौर पर फाइल में रह जाएगा। तो जब भी आप फाइल में रैंडम रीड राइट करें तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर आप रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो आपको रिकॉर्ड साइज का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी मर्जी से चीजें मैनेज करें। सीक्वेंशियल फाइल में ये प्रॉब्लम्स बड़े आराम से सॉल्व हो जाती है, क्योंकि सीक्वेंशियल फाइल ने इस पूरी फाइल को इरेज करना है और दोबारा से जो डेटा आपने डालना है वो इसने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। गैप्स नहीं बचते, एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स ओवरराइट नहीं होते। लेकिन अगर आप रैंडम फाइल एक्सेस यूज कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स भी ओवरराइट हो सकते हैं और एक्स्ट्रा स्पेसेस भी आ सकती हैं। इसका जो सोल्यूशन है वो इन वन सेंस, ये जो मेरी लैब्स हैं उनमें मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। मुझे उस लैब को ओपन कर लेने दें, या लैब 10 में या लैब 9 में। टास्क 1 और टास्क 2 में फर्क क्या है? टास्क 1 में हर रिकॉर्ड डिफरेंट लेंथ का है, ठीक है।
जबकि टास्क 2 में हर रिकॉर्ड सेम लेंथ का है। अगर कहीं पर कम ज्यादा डेटा था तो उसको स्पेसिस के साथ फिल कर लिया गया है। ठीक है, खान मोहम्मद के बाद थोड़ी स्पेसिस हैं, जबल खान के बाद ज्यादा स्पेसिस हैं और रिफत के बाद और ज्यादा स्पेसिस हैं, लेकिन पूरे रिकॉर्ड में जितने कैरेक्टर इस रिकॉर्ड में है एग्जैक्टली उतने ही कैरेक्टर इस रिकॉर्ड में है और एग्जैक्टली उतने ही कैरेक्टर्स इस रिकॉर्ड में है। तो हम अगर फिक्स लेंथ रिकॉर्ड बनाएं, बेशक डेटा में वेरिएशंस मौजूद हैं, एक्स्ट्रा स्पेसिस को पैड कर लें either on the left of the data or on the right of the data। ये पैडिंग कैसे होती है? ये फॉर्मेटेड आईओ से होती है। आप सेट डब्ल्यू लिखते हैं तो वो डेटा की विड्थ सेट कर देता है, उसमें जितना डेटा आप डालते हैं उतना आ जाता है और रेस्ट ऑफ द स्पेस जो आप सेट डब्ल्यू से लिखते हैं वो स्पेसिस से फिल हो जाती है। सो जब भी आप सेट डब्ल्यू यूज करके फॉर्मेटेड स्पेस यूज करके फाइल में रिकॉर्ड लिखेंगे और एक रिकॉर्ड जो होगा वो एग्जैक्टली उतनी ही स्पेस लेगा जितना दूसरा रिकॉर्ड लेगा, और आप हर सूरत में सेट डब्ल्यू करके ही राइटिंग कर रहे होंगे तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। इन दैट केस ये जो अली का रिकॉर्ड है वो हो सकता है ये हो, मुसरत का रिकॉर्ड ये हो, खान का रिकॉर्ड ये हो और मुर्शद का रिकॉर्ड ये हो। अब अगर आप अली की जगह पर जमाल लिखेंगे तो J A M A और L यहाँ पे आ जाएगा, ये स्पेसिस आएंगी और यहाँ पर whatever the value is फिर स्पेस आएगी एंड whatever the value is और फिर ये बैकस्लैश से ओवरराइट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली आप उतने ही कैरेक्टर राइट कर रहे होंगे जितने पहले रिकॉर्ड में थे। इस तरह से जब आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम इसको कहते हैं फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड। और फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड में हर इंडिविजुअल डेटा आइटम की लेंथ भी फिक्स्ड होती है, यानी कि नेम के लिए इतनी स्पेस है, उसके बाद ये जो भी डेटा है उसके लिए इतनी स्पेस है, फिर एक स्पेस है और इसके लिए इतनी स्पेस है। अगर यहां पर मेरे पास 2 कैरेक्टर होते तो मैं यूं लिखता, ये एक्स्ट्रा स्पेस में उसमें डाल देता, या यूं लिखता, ये वाली एक्स्ट्रा स्पेस उसमें डाल देता, मगर रिकॉर्ड की लेंथ में पूरी रखता। इन दैट केस आपको सिंपली ये केयर करना है कि नया डेटा पुराने डेटा से बड़ा ना हो। आप इनिशियली एनालिसिस कर सकते हैं कि हर इंडिविजुअल डेटा आइटम को मैक्सिमम पॉसिबल कितनी स्पेस चाहिए, उस स्पेस के अकॉर्डिंगली आप इंडिविजुअल डेटा आइटम्स की स्पेस और टोटल रिकॉर्ड की स्पेस उसको रख सकते हैं। दूसरा चीज आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि अगर आप हर रिकॉर्ड के बाद एंटर की प्रेस कर रहे हैं तो आपके लिए तो नई लाइन बन रही है, लेकिन फाइल में वो जस्ट एक कैरेक्टर ऐड कर रहा है और वो है \n कैरेक्टर। जब आप फाइल ओपन करेंगे तो उसमें कोई रिकॉर्ड्स नहीं होंगे, कोई डेटा आइटम्स नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। उसमें क्या होगा? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। आपने गेट लाइन से, गेट से, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर से जो भी मेथड यूज कर रहे हैं, आपने फाइल को अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल रीड और राइट करना है। दूसरी चीज जो आपको ज़हन में रखनी है वो ये है कि हर रिकॉर्ड एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले रिकॉर्ड के बाद \n है तो दूसरे के बाद \n ना हो, तीसरे के बाद ना हो और इवन आखिरी के बाद भी ना हो, आखिरी के बाद भी \n होना चाहिए। तो सर एक क्वेश्चन है। जी बेटा कर लो। सर ये है कि जैसे हम पहला रिकॉर्ड जब तक हम उसको मॉडिफाई कर रहे होंगे, जब तक उस रिकॉर्ड में स्पेसेस होंगी वो वाला चेंज होता जाएगा, लेकिन जब हम अगले रिकॉर्ड में शिफ्ट होंगे तो \n ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाता है। \n क्यों नहीं ओवरराइट होता? होता है ओवरराइट, मैंने किया है आपके सामने। लेकिन सर जैसे मुसरत में तो वो चेंज हो गया था ना, mu चेंज हुआ, यानी \n को कुछ नहीं हुआ। नहीं, \n ये वाला जो था ये ओवरराइट हो गया था। आप अगर ओरिजिनल देखें ALI स्पेस 444 स्लेश 340 यहाँ \n था, वो \n यहाँ ओवरराइट हो गया है इस जगह पर। अच्छा ये दोबारा डाला?
हाँ ये वाला जो है ये दोबारा डाला है, ये इस जमाल के रिकॉर्ड के आखिर ओके सर, ओके सर, पड़ा हुआ है, ठीक है, वो ओवरराइट हो गया, इसमें कोई शक ठीक नहीं है है। सर। ये और मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर बैकस्लैश एन हमारे लिए तो कोई स्पेशल चीज है, स्ट्रीम में वो जस्ट एक कैरेक्टर है और उसने ओवरराइट हो जाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फिक्स लेंथ रिकॉर्ड्स जो हैं ये हमारी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। वेरिएबल रिकॉर्ड लेंथ्स जो हैं उसमें बेसिकली आमतौर पर जो है वो ये किया जाता है कि अगर वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स ही हमने रखने हैं तो हम डेटा को तो इस तरह से प्लेस कर सकते हैं, लेकिन आखिर के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस जो हैं वो पुट कर दी जाए, ठीक है, हर रिकॉर्ड के बाद, ताकि अगर डेटा में कोई वेरिएशन आनी है तो एडिशनल स्पेसेस चाहिए तो वो नेक्स्ट रिकॉर्ड को ओवरराइट ना करे बल्कि पिछले को कर ले। देखने में बेशक ये हैphazard से नजर आ रहा है एज कम्पेयर जो मैंने पहले दिखाया था, ठीक है, उसमें क्या था कि ये बड़ा वर्टिकली अलाइंड चीजें नजर आ रही हैं, तो हमें रिकॉर्ड की लेंथ जो है उसको बहरहाल रखना होगा, समहाउ एक्स्ट्रा स्पेसेस रखनी होंगी ताकि इन फ्यूचर अगर डेटा मॉडिफाई होता है और वो एग्जिस्टिंग डेटा से ज्यादा स्पेस रिक्वायर करता है तो वो वाला रिकॉर्ड क्या करे, वहां पर मैनेज हो जाए। इसके अलावा कई मेथड्स हैं जो लोग फाइलों में यूज करते हैं टू मेंटेन द डेटा। मसलन कुछ लोग जो हैं वो ये करते हैं कि जब उनको एक रिकॉर्ड मिलता है और वो वेरिएबल लेंथ का होता है तो वो उसको मॉडिफाई करने की बजाय, ठीक है, उसके शुरू पे पहला जो उस रिकॉर्ड का कैरेक्टर होता है उसको एक स्पेशल कैरेक्टर बना देते हैं और रिकॉर्ड को एंड ऑफ फाइल पे जाके नया रिकॉर्ड लिख देते हैं, ठीक है। तो हर वो लाइन जो इस स्पेशल कैरेक्टर से शुरू हो रही होगी वो एंड ऑफ लाइन तक उसको इग्नोर कर देते हैं, यानी कि फाइल के अंदर तो वो डेटा पड़ा हुआ है लेकिन स्टैटिक से शुरू होने वाला रिकॉर्ड एंड ऑफ लाइन तक, न्यू लाइन कैरेक्टर तक प्रोग्रामर्स उसे इग्नोर कर देंगे। नया रिकॉर्ड जब एंड ऑफ फाइल पे आएगा तो नेचुरली वो कम स्पेस ले या ज्यादा स्पेस ले ये हो जाएगा। तो इन दैट सेंस फाइल में डिलीटेड रिकॉर्ड्स भी मौजूद रहते हैं। आपका प्रोग्राम जब उनको पढ़ता है और शुरू पे स्टैटिक होता है तो वो कहता है कि ना दिस इज अ डिलीटेड रिकॉर्ड, वो उसे स्किप करके अगले रिकॉर्ड पे चला जाता है। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, बहरहाल ओवरराइटिंग और एक्स्ट्रा स्पेसेस जो बच जाती हैं उनकी जहमत से हम बच जाते हैं कि हम हमेशा एडिशंस और मॉडिफिकेशंस जो है वो एंड ऑफ फाइल पे ही करेंगे, वो इन बिटवीन नहीं करेंगे। इन बिटवीन हम सिंपली एक कैरेक्टर को स्पेशल कैरेक्टर से जो हमारी अपनी चॉइस का होगा हम उसे ओवरराइट कर दिया करेंगे, और जब भी हम एक रिकॉर्ड रीड करेंगे और वो रिकॉर्ड उस स्पेशल कैरेक्टर से शुरू होगा तो हम समझेंगे कि ये डिलीटेड रिकॉर्ड है, ठीक है। और ये जो मैकेनिज्म है ये उस वक्त बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है जब आपने एक डेटा फाइल में मैनेज करना हो और फाइल में आपको रिकॉर्ड्स डिलीट करने हो। अभी देखें, अगर आप गौर करें तो बेशक फिक्स लेंथ हो या वो दूसरी फाइल हो अपनी वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड की हो, अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है कि मैं स्ट्रीम में से इन कैरेक्टर्स को डिलीट कर सकूं, क्योंकि ये स्ट्रीम में इस लोकेशन पे पड़े हुए हैं, ये यहां से रिमूव हो ही नहीं सकते। ये कैरेक्टर्स जो एक दफा स्ट्रीम में एक जगह पर आ गए हैं वो कैरेक्टर्स वहां रहेंगे। आप उनको ओवरराइट तो कर सकते हैं लेकिन सिंपली वहां से आप उनको निकाल नहीं सकते हैं, उनको स्ट्रीम में से बाहर नहीं फेंक सकते हैं। ओवरराइट तो कर सकते हैं। तो इसलिए डिलीशन विद इन अ फाइल इज आल्सो अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। उस मकसद के लिए तो मैंने आपको जो कहा कि प्रोग्रामर्स फिर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार ऐसी सूरत में जस्ट पहला कैरेक्टर मॉडिफाई कर दो, रिकॉर्ड हो जाएगा कि ये डिलीटेड रिकॉर्ड है एंड दैट्स इट। अगर बहुत ज्यादा डिलीटेड रिकॉर्ड्स फाइल में आ जाएं तो फिर एक स्पेशल प्रोग्राम जो है वो चलाया जाता है, वो पूरी फाइल को पढ़ता है और डिलीटेड रिकॉर्ड्स को स्किप करके नई फाइल लिख देता है और उस फाइल के अंदर बिल्कुल नीट एंड क्लीन डेटा होता है। तो बहरहाल वी हैव डिफरेंट वेज टू हैंडल
मॉडिफिकेशंस एंड डिलीशंस विद इन द फाइल। जहां तक नए रिकॉर्ड्स की एडिशन का ताल्लुक है वो हमेशा एंड ऑफ फाइल पे होते हैं और एंड ऑफ फाइल के ऊपर हमें कोई सीरियस इश्यूज नहीं होते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली ओवरऑल एक आइडिया था कि हम फाइल के अंदर डेटा को रीड और राइट कैसे कर सकते हैं रैंडमली। सीक्वेंशली देयर इज नो इशू, फाइल ने बनना इस नए सिरे से है, मगर थिंक ऑफ द लार्ज फाइल्स, उनमें ये काम नहीं किया जा सकता। और फिर ये भी कोई अक्लमंदी नहीं है कि अगर हमने 4 कैरेक्टर्स मॉडिफाई करने हैं तो हम 10,000 20,000 कैरेक्टर्स जो हैं वो नए सिरे से लिख रहे हों। ठीक है, तो बहरहाल ट्रेड ऑफ्स हैं, प्रॉज एंड कॉन्स हैं। वो कहते हैं ना, नथिंग कम्स फॉर फ्री, तो हमें हर चीज़ की कोई ना कोई कॉस्ट पे करना पड़ती है। अगर हम रैंडम एक्सेस कर रहे हैं तो नेचुरली इन चीज़ों को हमें देखना है। तो इसका सोल्यूशन, बहरहाल बेस्ट सोल्यूशन यही है कि फाइल के अंदर जो रिकॉर्ड है वो फिक्स्ड साइज का हो और हर डेटा आइटम भी फिक्स्ड साइज का हो। तो ये जो मैंने इस यहाँ पर आपको लैब में 2 एग्जांपल्स करवाई हैं, उनकी रीज़न भी यही है कि जब आप, ठीक है, इसको देखेंगे, इसके अंदर मैंने कॉमा डाल दिया है एज अ सेपरेटर। ये कॉमा आपको जब आप पढ़ेंगे और आखिर के ऊपर इसको डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे, टास्क 1 और 2 में जो फाइलें क्रिएट हुई हैं तो कॉमा आपको इग्नोर करना होगा। तो सो टास्क 1 में जो डेटा आप रीड कर रहे हैं और टास्क 2 में जो आप डेटा रीड कर रहे हैं उनमें डिफरेंसेस हैं। फिर जब आप रीड करेंगे खान मोहम्मद और ये स्पेसिस भी आपको रीड करनी है, तो वो भी बहरहाल एक सोचने वाला काम है कि इसको कैसे रीड किया जाएगा। सो सिंपली reading from a sequential file with fixed length record has its own concerns with data separators, commas हो या कुछ भी हो, उनके अपने कुछ concerns हैं, तो वो चीज़ें हमको देखनी है। इसीलिए मैंने टास्क 1 जो बनाया था उसमें मैंने सिंपली ये कहा था कि फाइल में डेटा इस तरह लिख दो। इट इज़ वेरी सिंपल, इसमें कोई इशू नहीं है। अपेंड मोड सिर्फ मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज आपको करवाया था कि आप जब भी फाइल ओपन करेंगे पुराने रिकॉर्ड्स ओवरराइट नहीं होंगे, एंड ऑफ फाइल पे नए नए रिकॉर्ड्स आते जाएंगे। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टास्क एंड इवन दिस टास्क, इन दोनों में। टास्क 3 में आपको क्या करना है कि आपने fellow2.txt देखनी है, जिसको कंपैरेटिवली रीड करना शायद आसान है। इसमें से आपने सीक जी को यूज करते हुए एक रिकॉर्ड आपने सिर्फ यहाँ पर डिस्प्ले करना है। तो आप बेसिकली क्योंकि ये फिक्स लेंथ रिकॉर्ड्स हैं तो आप इस रिकॉर्ड की लेंथ काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 चलते जाएं। जब यहाँ पर पहुंच जाएं तो इसके बाद \n को भी काउंट कर रहे हैं, दैट इज रिकॉर्ड लेंथ। आपने यूजर से कहना है कौन सा रिकॉर्ड चाहिए फाइल में से, वो कहता है दूसरा, तो आपको जबल खान का रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देना है। अगर वो कहे तीसरा तो रिफत का कर दें, एंड सो ऑन। तो बेसिकली आपको पूरी फाइल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यूजर से रिकॉर्ड नंबर पूछते हैं, फेलो नंबर वो बताता है और आप सीख करके वो शो कर सकते हैं। ये तीसरा जो है वो टास्क है। चौथे टास्क में आपने एक रिकॉर्ड को ओवरराइट करना है। अगेन यहाँ मैंने fellow2.txt का कहा है जो कि फिक्स लेंथ है। कंपैरेटिवली आज की लेक्चर के बाद आपके लिए ये करना ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। और 5th में आपने सिर्फ रीडिंग करनी है। स्टूडेंट्स से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं क्लास के बाद रिकॉर्ड करके रिकॉर्डिंग के एंड के ऊपर अटैच कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिए कि जब हम फाइल को fstream मोड से ओपन करते हैं तो उसके साथ हमें मोड स्पेसिफाई करना पड़ता है, और वो जो मोड है वो इन हो सकता है, आउट हो सकता है, अपेंड हो सकता है, ऐड हो सकता है, ATE, बाइनरी हो सकता है। तो ये जो हमारे डिफरेंट मोड्स हैं इनको हम इकट्ठा भी यूज कर लेते हैं।
अगर इकट्ठा यूज करना हो तो उनके बीच में एक वर्टिकल बार डाल दी जाती है। स्टूडेंट्स, इस तरह इनके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, लेकिन हमें जो भी कॉम्बिनेशन बनाना है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक बनाना है। मसलन अगर हम एफ स्ट्रीम से एक फाइल इनपुट के लिए सिर्फ ओपन कर रहे हैं और उसे हमें सिक्वेंशली एक्सेस करना है तो मोड में ios::in लिख देना काफ़ी है। लेकिन अगर हम एक बहुत बड़ी फाइल को आखिर से प्रोसेस करना चाह रहे हैं और हमें कुछ आइडिया है कि हम किस बाइट नंबर से ऑनवर्ड प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो हम ios::in के साथ वर्टिकल बार लगा के ios::ate लिख के नेगेटिव उतनी बाइट्स सीक करके सीक जी से उस रिकॉर्ड पे पहुंच जाएंगे, उस बाइट पे पहुंच जाएंगे जहां से ऑनवर्ड हमने उसे रीड करना है। इसी तरह अगर हमने एक फाइल को इनपुट और आउटपुट दोनों मोड में साइमल्टेनियसली प्रोसेस करना है, साइमल्टेनियसली मीन एक ही ओपनिंग में, तो हम ios::in और ios::out दे देंगे। अपेंड के साथ ATE मोड सूट नहीं करता, अपेंड के साथ इन मोड सूट नहीं करता। तो इस तरह से ये है कि ये जो हमारे कॉम्बिनेशंस हैं, हम इसमें से वो कॉम्बिनेशन यूज करेंगे जो हमें सूट करता है। एक चीज़ और ध्यान में रखें स्टूडेंट्स कि जब हम एक फाइल को सिर्फ आउट मोड में ओपन करते हैं तो उस फाइल में जब फर्स्ट बाइट राइट की जाती है तो उसके फाइल के सारे कंटेंट्स इरेज हो जाते हैं और फाइल ओवरराइट हो जाती है। तो हमें अगर एक फाइल को सिर्फ राइट मोड में ही बेशक ओपन करना है, लेकिन हम उसके कंटेंट्स बचाना चाह रहे हैं, तो हमें उसके साथ ios::in लगाना पड़ता है। हो सकता है कुछ कंपाइलर्स जो हैं ये हमें फैसिलिटी दे दें कि हम उसके साथ ios::in ना भी लगाएं तो गुजारा हो जाए, लेकिन हमें उसके साथ ios::in लगाना पड़ेगा अगर हम एक फाइल को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं रैंडमली। iOS बाइनरी के ऊपर हमारी ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई है। अगर हम फाइल्स को टेक्स्ट मोड की बजाय बाइनरी मोड में ले जाएं और डेटा को रीड राइट करें तो हम ios::in बाइनरी यूज़ करेंगे। ios::in बाइनरी सिर्फ फाइल का एक ख़ास मोड बदलती है कि वो फाइल टेक्स्ट की बजाय बाइनरी मोड में ओपन हो जाती है। डिफरेंस क्या है टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स का, वो मैं थोड़ी देर में एक PDF की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक दो एग्जांपल्स भी लेता हूँ। लेकिन बाइनरी फाइल आप इन, आउट, ATE, अपेंड इन मोड्स के साथ ओपन कर सकते हैं। तो बेसिकली बाइनरी मोड जो है वो टेक्स्ट मोड का एक ऑल्टरनेटिव है जिसमें डेटा आप बाइनरी में स्टोर करते हैं और पूरा आस्की चार्ट जो है वो 0 से 255 आस्कीज जो हैं वो एज अ कैरेक्टर्स यूज होते हैं। इनफैक्ट बाइनरी में हम उन्हें बाइनरी इसलिए कहते हैं कि उसमें हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो हो सकता है। टेक्स्ट फाइल के अंदर हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं होता। जनरली स्पीकिंग टेक्स्ट फाइल के अंदर प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी आस्की वैल्यूज 32 से लेके 126 तक होती हैं और कुछ एस्केप सीक्वेंसेस अलाउ होते हैं जो उस फाइल को की रीडेबिलिटी ह्यूमंस के लिए बेहतर कर देते हैं। सो टेक्स्ट फाइल में 0 से 32 जो है उसमें से कुछ कैरेक्टर्स अलाउड हैं जो एस्केप सीक्वेंसेस है, बाकी कंट्रोल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है। इसी तरह टेक्स्ट फाइल्स के अंदर एक्सटेंडेड आस्की कैरेक्टर्स या ग्राफिकल कैरेक्टर्स भी हम इन जनरल नहीं लिखते तो कि लिखे जा सकते हैं। लेकिन बाइनरी फाइल के अंदर पूरी रेंज जो है वो 0 से 255 राइट भी हो सकती है, रीड भी हो सकती है। हम इसलिए इन जनरल ये कहते हैं कि उस फाइल में हर बाइनरी कॉम्बिनेशन हर बाइट में पॉसिबल है तो वो फाइल बाइनरी फाइल में लिखने लिखाने के लिए अगर हमने एक फाइल में बाइनरी में कुछ लिखना है तो हम उसमें ios::in बाइनरी लिखेंगे और उसे बाइनरी मोड में ओपन कर लेंगे और उसके बाद रीड और राइट की मदद से जो दो हमारे स्ट्रीम्स के मेथड हैं हम बाइनरी मैनिपुलेशन कर लेंगे। मगर अगर हम ios::in बाइनरी नहीं भी लिखते हैं, रीड और राइट
कि जो फंक्शंस हैं स्ट्रीम्स के साथ एसोसिएटेड, वो स्टिल फाइल को बाइनरी मोड में ही रीड राइट करेंगे, लेकिन फाइल को सेव टेक्स्ट मोड में करेंगे। टेक्स्ट मोड के लिए गेट, पुट, गेट लाइन, इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स हैं। बाइनरी के लिए सिर्फ रीड और राइट हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करके कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो ये वो मेथड है जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, सी आउट के साथ मेंशन्ड है। सी आउट एक फाइल वेरिएबल होता है, आप इसकी जगह कोई, सी आउट एक वेरिएबल होता है, आप इसकी जगह कोई भी फाइल वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। ये ध्यान में रखें कि राइट मेथड एक कैरेक्टर एरे लेता है और साइज ऑफ कैरेक्टर एरे लेता है, और उस कैरेक्टर एरे में उसके स्टार्ट से लेके इतनी बाइट्स फाइल में लिखाता है। ठीक है, इसी तरह जो रीड ऑपरेशन है वो भी एग्जैक्टली इसी तरह काम करता है कि वो भी एक कैरेक्टर एरे लेता है, उसके साथ साइज लेता है और उतनी बाइट्स फाइल्स में से रीड करके इस एरे में स्टोर कर देता है। सो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो एरे में डेटा होगा वो फाइल में चला जाएगा और जो फाइल में डेटा होगा वो एरे में आ जाएगा। अब यहाँ से ये चीज़ लगती है कि हो सकता है कि हम बाइनरी मोड में इंटीजर्स और बाकी चीज़ें स्टोर ना कर सकें। तो स्टूडेंट फिलहाल तो उसका तरीका ये है कि हम टाइप कास्ट कर लेंगे, और अगर हम इस तरह से CHAR स्टैरिक और उसके सामने एग्जाम्पल ये है कि मैं यहाँ पे, ये मेरे पास एक फाइल ओपन है, इस फाइल में मैंने एक कैरेक्टर एरे में पाकिस्तान स्टोर किया है। जब मैं इसमें पाकिस्तान स्टोर करूँगा तो एक्चुअली जो ए एरे है, ठीक है, उसके कंटेंट्स जो हैं वो कुछ यूँ हो जाएंगे। ठीक है, ये ए एक एरे है, उस ए एरे में वो एक लंबी चौड़ी एरे है, उसमें PAKISTAN, यहाँ पर \0 आ जाएगा और उसके बाद बहरहाल ये एरे जो है वो इवेंचुअली आगे तक जाएगी। ये एरे अगर आप इस कोड में देखें तो 21 कैरेक्टर्स की बनी हुई है। तो इसके इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 20। 20th इज द लास्ट इंडेक्स। इस एरे में ये लिखा, उसके बाद 20th इंडेक्स के ऊपर कोड में हमने \0 खुद लिख दिया। यहाँ पर जो कुछ भी मौजूद है हम उसे गार्बेज कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने एक फाइल OF स्ट्रीम मोड में ओपन की। यहाँ पे मैंने ios : बाइनरी नहीं भी लिखा, फाइल की एक्सटेंशन भी मैंने txt लिखी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सटेंशन तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर बाइनरी जरूर लिख दें। और क्योंकि यहाँ पर मैंने फाइल को OF स्ट्रीम से ओपन किया तो ये नेचुरली फाइल राइट मोड में ओपन हो रही है। इसके बाद मैंने राइट फंक्शन कॉल किया है, उसे मैंने कहा है ए एरे। वो ए एरे तो इटसेल्फ एक कैरेक्टर एरे है, तो इसके साथ कोई टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है। और 21 मीन के 20 कैरेक्टर्स जाके फाइल में 21 कैरेक्टर्स जाके फाइल में लिख दो, दैट्स इट, फाइल क्लोज कर दो। ठीक है, तो ये ios : बाइनरी लिख लेना बेहतर है अगर हम बाइनरी फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो मैं भी आपको कंटेंट शो करता हूँ कि फाइल लिखी जाएगी। फाइल हमने क्लोज कर दी। उसके बाद ये एक फंक्शन है स्ट्रिंग कॉपी। ये स्ट्रिंग कॉपी बेसिकली इस स्ट्रिंग को इस कैरेक्टर एरे में कॉपी करने के काम आता है। तो इसके बाद ए में क्या आ जाएगा, पहले उसमें पाकिस्तान लिखा हुआ था, लेकिन इसके बाद उसमें आ जाएगा अ क्विक ब्राउन फॉक्स। और मैंने cout करके आपको शो भी कर दिया है कि क्विक ब्राउन फॉक्स जो है वो स्क्रीन पे नजर आएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने दोबारा वही फाइल bin1.txt खोली। फाइल में से मैंने 4 कैरेक्टर्स रीड किए।
ठीक है, तो ये 4 कैरेक्टर्स फाइल में से रीड करेगा और फाइल क्लोज करके मैंने ए को सी आउट कर दिया। तो अब आउटपुट जो है वो 2 आनी है, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। तो पहले आउटपुट आएगी या क्विक ब्राउन फॉक्स, लेकिन इससे ऊपर ऊपर ए के कंटेंट्स में पाकिस्तान था, इधर ये आ गया, और यहाँ जब फाइल को हमने पढ़ा तो उसमें से इतने कैरेक्टर्स जो फाइल में पड़े हुए थे वो रीड होके आ जाएंगे। सो फाइल का नाम है 9 बाइनरी। मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद कंपाइल कर लेते हैं। दिया, उसके बाद हाँ एरे में सब कुछ मौजूद है, लेकिन ये 4 कैरेक्टर्स जो हैं वो उसने फाइल में से रीड करके ओवरराइट कर दिए। सो एरे में से 4 कैरेक्टर्स उसने पढ़े, आपको समझाया। और दूसरी तरफ जो फाइल बनी है bin1.txt, वो भी हम जाके देख लेते हैं कि उसके कंटेंट्स क्या हैं। bin1.txt फाइल, तो उसमें पाकिस्तान है और उसके बाद ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो टेक्स्ट फाइल्स के अंदर रीडेबल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर ये स्क्रीन के बिल्कुल बॉटम में आपको 22 नजर आ रहा होगा। सो दिस वन इज 21st कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। तो 21 कैरेक्टर्स ही मैंने फाइल में लिखे थे। अच्छा स्टूडेंट, ये एक कोड हमारे पास हो गया जिससे हमें थोड़ी सी समझ आ गई कि रीड और राइट इस तरह काम करते हैं। तो रीड और राइट में अगर हम इस तरह लिखें, एक कैरेक्टर एरे को लिखना चाहें तो जस्ट बहुत आसान सा उसका सिंटेक्स है, हम उसे इस तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कैरेक्टर एरे की बजाय कुछ और फाइल में लिखना चाहें, जैसा कि ये डबल एरे है या कोई इंटीजर वैल्यू है, तो उस सूरत में फिर हमें उस वेरिएबल या एरे के नाम को इस तरह से टाइप कास्ट करना होगा जो मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर मैंने bin.2.txt फाइल ओपन की है, ये डबल्स की एक एरे है, उसमें ये डेटा पड़ा हुआ है। तो यहाँ से एक डबल का साइज वॉट एवर इट इज, उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एरे ऑफ डबल ऑफ साइज 4 का साइज आ जाएगा इन बाइट्स। तो हम इस एरे के एड्रेस से यहाँ से शुरू होते हुए इतनी बाइट्स, जितनी बाइट्स इस एरे ने ली हुई हैं, उनको हम फाइल में लिख देंगे। इसके बाद अगेन मैंने बिल्कुल उसी तरह इन सारों में मैंने -1 स्टोर करके आउटपुट कर दिया है कि आपको वैल्यूज जो है स्क्रीन पे सारी -1 नजर आएंगी। फिर मैंने फाइल ओपन की है, फाइल ओपन करके मैंने उस एरे में, ये वाली जो एरे है, कितना मैंने उसमें रीड किया है, साइज ऑफ ए। व्हाट इज ए, यहाँ मैंने साइज ऑफ डबल लिखा था, तो एक डबल 8 बाइट का था, 4 32 बाइट्स इस एरे ने ली है, वो आ जाएंगी। लेकिन जब मैं लिखूंगा साइज ऑफ ए, तो साइज ऑफ ए इटसेल्फ 32 है, तो मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ बाइट्स में साइज बताना है। तो 32 बाइट्स रीड हो जाएंगी, वो मैं डिस्प्ले कर दूंगा, और उसके बाद फिर एरे के कॉन्टेंट्स भी मैं डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं कंपाइल करके आपके सामने रन करूं, तो ये फाइल है, ठीक है, और आउटपुट इसकी क्या आएगी, पहले सारे -1 आएंगे जो मैंने हार्ड कोड किए हैं, और उसके बाद ये फाइल में से डेटा रीड करके ले आएगा। अब अगर हम कोड में जाके देखें तो ये जो bin2.txt है, इसकी प्रॉपर्टीज में अगर मैं जाऊं तो इसमें एग्जैक्टली 32 बाइट्स लिखी हुई, ठीक है, 32 बाइट्स ही लिखी, 32 बाइट्स ही पढ़ी। हम कम से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, सीख करके किसी तरह एक्सट्रैक्ट करके अगली बाइट्स पे जाके, इट्स अप टू अस कि हमने फाइल को कैसे रीड करना है, लेकिन इसमें 32 बाइट्स हैं। और अगर मैं इसको टेक्स्ट एडिटर से ओपन करूं तो मेरे पास ये यूं नजर आ रहा है ना। इनफैक्ट दिस इज बाइनरी डेटा। ये 32 बाइट्स जो एरे के कंटेंट्स थे, जो फॉर्मेटेड डेटा नहीं था, बाइनरी में था। मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है कि डबल्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट और एक्सपोनेंट फॉर्म पे सेव होते हैं,
इंटीजर्स जो है उनकी सेविंग का अपना तरीका है, वो मेमोरी में कैसे जाते हैं, ठीक है। तो बाइनरी जो भी मेमोरी में मौजूद थी वो एज इट इज फाइल में आ जाएगी और रीड करते हुए यहाँ से एज इट इज वो डेटा जो है वो मेमोरी में चला जाएगा, कोई इसमें किसी किस्म की कन्वर्जन नहीं होती है। तो बेसिकली ये दो जो हैं एग्जांपल्स हैं, हम किसी स्टेज के ऊपर बड़ी डिटेल से इंशाल्लाह बाइनरी फाइल्स को देखेंगे। अभी मैंने जस्ट एक छोटी सी आपको इंट्रोडक्शन दी है कि बाइनरी फाइल क्या होती है, और दूसरा मैंने कंक्लूड ये किया है कि आप जो डिफरेंट मोड्स हैं उनको सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई ना करें, ठीक है, अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशंस ट्राई करें। ऐसा मुमकिन है कि आप अगर आउटपुट सिर्फ यूज कर रहे हैं तो फाइल ओवरराइट हो जाए, इसलिए उसके साथ इन एक्स्ट्रा लगा लें, ठीक है। तो इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशंस आप यूज कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ एक इंट्रोडक्शन तो छोटा सा ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वो ये है कि जो डिफरेंस क्या है टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स का। तो अभी आपने देखा कि मैंने फाइल को टेक्स्ट मोड में ओपन किया है, रीड राइट फंक्शन यूज़ किया तो उसने बाइनरी लिख दिया, मगर फाइल का मोड txt ही था। फाइल का मोड अगर बाइनरी करें तो वो बाइनरी फाइल बन जाएगी, फाइल का मोड अगर बाइनरी नहीं करेंगे तो वो टेक्स्ट फाइल होगी, बेशक उसके अंदर एक्स्ट्रा आस्कीज लिखे जा रहे हैं, हमें लिखने नहीं चाहिए। अगर हमने फाइल को बाइनरी मोड में ओपन किया है तो हमें सिर्फ रीड और राइट से उसे एक्सेस करना चाहिए, और अगर हमने फाइल को बाइनरी मोड में ओपन नहीं किया है तो फिर हमें रीड और राइट बिल्कुल यूज नहीं करने चाहिए। ये जो अभी एग्जांपल मैंने आपको दी है वो मैंने सिर्फ आपको ये समझाने के लिए दी है कि फंक्शंस इंडिपेंडेंट है मोड से, दे कैन बी यूज्ड। हम प्रोग्रामर्स ने इस चीज़ का एहसास करना है कि टेक्स्ट फाइल है तो हम रीड राइट ना यूज करें, बाइनरी फाइल है तो सिर्फ रीड राइट यूज करें। तो अब फर्क पे आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फाइल्स एंड टेक्स्ट फाइल्स। सो जो मेजर डिफरेंस है वो तो ये है कि टेक्स्ट फाइल जो है, जो मैंने अभी बताया है, contains textual information in the form of alphabets, digits, special characters or symbols. On the other hand, binary file contains bytes or compiled version of the text file. इसमें bytes होती है। अच्छा, a few other differences जो वो क्या है, text file में जो data होता है वो in the form of alphabets और special characters होता है और ये human readable होता है। देखिए एक नेगेटिव वैल्यू अगर मेमोरी में मौजूद है, इंटीजर नेगेटिव वैल्यू मेमोरी में मौजूद है तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म पे पड़ी हुई है। जब आप सी आउट से या फाइल में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर से, इंसर्शन ऑपरेटर से उसे फाइल में आप राइट करते हैं, किसी भी फाइल वेरिएबल से किसी वेरिएबल में वैल्यू लेके आते हैं और ए में अगर -1 स्टोर हुआ है तो फाइल में या स्ट्रीम में -1 आता है, -100 लिखा हुआ है तो -100 नजर आएगा। लेकिन मेमोरी में -100 कैसे होगा, वो 10011110011 का एक कॉम्बिनेशन होगा और वो 4 बाइट्स ले रहा होगा, जबकि यहाँ पर ये 4 कैरेक्टर्स ले रहा है। अगर मेमोरी में सिर्फ 1 लिखा हुआ है तो यहाँ 2 की स्पेस आ रही है, जबकि यहाँ 4 बाइट्स ही हैं मेमोरी में। अगर इस ए में एक बड़ी सारी वैल्यू लिखी हुई है मसलन, तो ये इतनी बड़ी वैल्यू भी 4 बाइट्स में ही मौजूद है मेमोरी में, लेकिन जब ये फाइल में लिखी जाती है तो ये 2, 2, 4 और 3 7 कैरेक्टर्स लेती है। तो बेसिकली बाइनरी फाइल जो टेक्स्ट फाइल है उसमें जब हम डेटा, ठीक है, मेमोरी से फाइल की तरफ आता है तो वो डेटा जो है वो आपकी मेमोरी में बाइनरी डेटा मौजूद है, ठीक है, वो बाइनरी फाइल में एज इट इज आ जाएगा, जबकि वही डेटा जब टेक्स्ट फाइल में आएगा तो वो कन्वर्ट होके आएगा, कन्वर्ट टू ह्यूमन रीडेबल, ठीक है। इसी तरह जो रीडिंग है कि टेक्स्ट फाइल से जब डेटा मेमोरी में जाएगा तो वो अगेन बाइनरी में कन्वर्ट होगा फ्रॉम द ह्यूमन रीडेबल, लेकिन जब बाइनरी फाइल से डेटा मेमोरी में जाएगा तो वो एज इट इज चला जाएगा। तो आप यूं समझ लें कि
बाइनरी फाइल में जब हम डेटा रीड राइट से लिखते हैं तो वो मेमोरी की एग्जैक्ट फोटो कॉपी होती है, एग्जैक्टली वही बिट्स जो है मेमोरी में मौजूद होती हैं वही फाइल में लिखी दी जाती है। लेकिन टेक्स्ट फाइल में एक कन्वर्जन होती है, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि इसमें जो डेटा है वो ह्यूमन रीडेबल होता है। दूसरा ये है कि एक टेक्स्ट फाइल में अगर कोई एरर आ जाए, क्योंकि वो ह्यूमन रीडेबल है, उसको रिकॉग्नाइज करके टेक्स्ट एडिटर में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। आप एडिटिंग करते हैं, कोड में प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उन्हें ठीक करते हैं, मिटाते हैं, नई लाइनें डालते हैं, पुरानी लाइनें चेंज करते हैं, यू कैन मॉडिफाई इट, ठीक है। लेकिन बाइनरी फाइल के अंदर अगर कोई एरर हो तो वो आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड कि आपको सेंस भी बन जाए कि आपका प्रोग्राम जो है उसको लूप 2 दफ़ा ज़्यादा चलाना है। आप एक्सी फाइल में जाके मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप टेक्सचुअल फाइल में मॉडिफाई करके उसे रिकम्पाइल करके एक्सी फाइल बनाते हैं। तो बाइनरी फाइल्स के अंदर एरर्स डिटेक्ट करने और उनको मॉडिफाई करना आसान नहीं होता है। इसके साथ बाइनरी फाइल्स जो हैं उनमें चूंकि ह्यूमन रीडेबल डेटा नहीं होता तो वो रिलेटिवली ज़्यादा सिक्योर होती हैं। अगर यूज़र को उनके स्ट्रक्चर का पता नहीं है तो यूज़र उनमें से आसानी से डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। जो एक ऐसा यूज़र है विच इज़ नॉट ऑथराइज्ड टू गेट डेटा फ्रॉम द फाइल, इसके मुकाबले में टेक्स्ट फाइल का डेटा तो उसके लिए वाज़ेह होता है, नज़र आ रहा होता है, ह्यूमन रीडेबल होता है, एवरी ह्यूमन कैन रीड इट। लास्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि प्रोग्रामिंग के हवाले से जब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की तो 3 मेजर डिफरेंसेस हमें सामने आते हैं। एक डिफरेंस जो है वो हैंडलिंग ऑफ न्यू लाइंस का है, अभी नीचे हेडिंग में मौजूद है। दूसरा स्टोरेज ऑफ नंबर्स का है, ये मैंने अभी डिस्कस कर लिया है अपने ब्लैक बोर्ड के साथ भी। और आखिरी चीज़ जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंड ऑफ फाइल है, ठीक है। ये 3 मेजर डिफरेंसेस हैं। हैंडलिंग ऑफ न्यू लाइंस ये है कि न्यू लाइन इज एंड ऑफ लाइन, ठीक है, और लाइन ब्रेक एंड एल /n से हम इसे करते हैं। इट इज यूजुअली अ स्पेशल कैरेक्टर दैट सिग्निफाइज इट। A new line character in a text file is converted into carriage return and line feed combination and then return to the disk। देखिए आप \n जब फाइल में राइट करते हैं तो \n तो एक कैरेक्टर है, लेकिन वो 2 कैरेक्टर्स बन के फाइल में जाता है एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेज रिटर्न विच इज \r एंड लाइन फीड विच इज \n। सिमिलरली जब आप रीड करते हैं तो एक कॉम्बिनेशन अगर फाइल में पड़ा हुआ है, कौन सा कॉम्बिनेशन, \r \n, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा जब स्ट्रीम आप फाइल ओपन करके स्ट्रीम की शक्ल में उसे रीड करेंगे इनटू अ सिंगल न्यू लाइन कैरेक्टर। इससे हम प्रोग्रामर्स को 2-2 कैरेक्टर स्किप नहीं करना पड़ते, एक एक कैरेक्टर हम स्किप कर लेते हैं। अच्छा, ये जो कन्वर्जन है न्यू लाइंस की हैंडलिंग की फाइल्स के अंदर, ये सिंपली टेक्स्ट फाइल्स में होती है, बाइनरी फाइल के अंदर लाइंस होती ही नहीं है। बाइनरी फाइल्स के अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है जो एंड ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है या लाइन ब्रेक को। बाइनरी फाइल में हर पॉसिबल कैरेक्टर होता है और वो बराबर होते हैं, तो इसलिए बाइनरी फाइल में कोई कन्वर्जन नहीं होता, ठीक है। वहां लाइंस होती ही नहीं है, ज़हन में रखें। दूसरा है स्टोरेज ऑफ नंबर्स। नंबर्स मीन इंटीजर्स, फ्लोट्स, डबल्स जैसे भी हैं। हम टेक्स्ट मोड में ये वाला ऑपरेटर आमतौर पर यूज करते हैं टू स्टोर न्यूमेरिकल डेटा। इस सूरत में मेमोरी में जो भी डेटा होता है वो ह्यूमन रीडेबल कन्वर्जन के बाद फाइल में लिखा जाता है। मसलन फाइल में, टेक्स्ट फाइल में ये नंबर लिखा जाएगा जो ह्यूमन रीडेबल है, मेमोरी में भले जो भी पड़ा हुआ था, और ये जितनी स्पेस ले सकता है लेगा। इसके मुकाबले में रीड राइट ऐसे, ठीक है, उसमें कन्वर्जन होती है ह्यूमन रीडेबल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ह्यूमन रीडेबल। बाइनरी फाइल में ऐसा कोई कन्वर्जन नहीं होती। ये जो रीड और राइट फंक्शंस हैं मेमोरी की एग्जैक्ट कॉपी मोर इलेबोरेटिवली फोटो कॉपी करके वहां रख देते हैं, वही बाइट्स वहां रख देते हैं। तीसरा है एंड ऑफ फाइल। टेक्स्ट फाइल्स में एंड ऑफ फाइल जो है ये एक स्पेशल कैरेक्टर के तौर पे फाइल के एंड पे लिखा जाता है। इसकी आस्की कोड 26 होता है, तो 26 जो है ये आस्की कोड एंड ऑफ फाइल को रिप्रेजेंट करता है इन द टेक्स्ट फाइल। बाइनरी फाइल में ऐसा कोई स्पेशल कैरेक्टर फाइल का एंड नहीं होता है, बल्कि जहां पर फाइल का साइज जो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि फाइल कितने बाइट्स की है, जब वो साइज पूरा हो जाता है तो आपके प्रोग्राम में बाइनरी फाइल एंड हो जाती है। सो ये 3 डिफरेंसेस हैं जो हमारे सामने। यहाँ पे मेरे पास एक और छोटा सा कोड शायद कहीं मौजूद है बाइनरी फाइल से रिलेटेड।
ये तो हो गया। खैर वेल इस वक्त में अब टाइम काफ़ी हो गया है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम क्लास के अंदर क्वेश्चन आंसर सेशंस के अंदर थोड़ी सी चीज़ें फर्दर एलेबरेट कर लूँ। कोड नजर आ ही गया तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है जी। NL is new line and EF is end of file। मैंने एक फाइल टेक्स्ट इनर्स जो है वो ओपन की, यहाँ मैंने ios कोलन कुछ नहीं लगाया है। मैंने फाइल में राइट कर दिया पाकिस्तान विच इज़ 8 कैरेक्टर लॉन्ग, और ये 1 कैरेक्टर एरे है, फाइल में ये राइट हो जाएगा। उसके बाद मैंने फाइल में लिखा जिंदाबाद, वो भी 8 कैरेक्टर लॉन्ग है। मैंने फाइल क्लोज कर दी। इस प्रोग्राम को अगर मैं कंपाइल करूं, CL8, ठीक है, और उसके बाद इसको मैं अगर रन करूं तो ये एक फाइल क्रिएट करेगा, और वो फाइल होगी textinners.txt वेयर इट इज ये। तो इसके अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद आ जाएगा। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि इस फाइल में 2 मजीद कैरेक्टर्स लिखता हूँ। एक है न्यू लाइन कैरेक्टर NL, तो चूंकि ये कैरेक्टर एरे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था तो मैंने इसे टाइपकास्ट कर लिया, और मैं सिर्फ एक ही बाइट लिख रहा हूँ, और उसके पीछे ये सिंटेक्स इसी तरह फिलहाल आप इसे रटा लगा लें। अब इसको मैं कमेंट करके रिकम्पाइल करूँ, ठीक है, और रीरन करूँ, और अब मैं इसको जाके कंपाइल करता हूँ। कोड कंपाइल हो गया है, मैं इसे रन करता हूँ, ये रन हो गया है। और वो जो टेक्स्ट इनर में चेंज आई है वो क्या है, वो ये है कि ये इस कैरेक्टर ने जिंदाबाद को नीचे भेज दिया। ठीक है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, वो ये है कि मैं इसको लाइन को भी अनकमेंट कर रहा हूँ, और इसको अनकमेंट करने के बाद मैं फाइल को कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, और अब आके मैं अगर कोड देखूँ तो डेटा देखूँ तो उसमें ये एक स्पेशल कैरेक्टर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, पाकिस्तान सब जिंदाबाद। तो ये फाइल मुझे मिल गई, लेकिन इसी फाइल को जो टेक्स्ट इनर्स है, अगर मैं यहाँ टाइप कमांड से डिस्प्ले करने की कोशिश करूँ, जो कि विंडोज़ की एक कमांड है, टाइप टेक्स्ट इनर्स डॉट txt, तो ये मुझे पाकिस्तान से आगे डेटा नहीं दिखाएगा। उसकी रीज़न ये है कि ये टाइप प्रोग्राम जो है ये इस फाइल को टेक्स्ट मोड में ओपन करता है, और उसको अगर वहाँ पे ASCII वैल्यू 26 मिलती है तो उसे एंड ऑफ फाइल समझता है, और उसके बाद कुछ नहीं शो करता। जबकि इसके मुकाबले में जो नोटपैड वगैरह हैं, ये फाइल को बाइनरी में ओपन करके उसके सारे कैरेक्टर्स शो कर देते हैं। अब मैंने वो मिटा दी है, अब मैं टेक्स्ट इनर्स करूँगा तो मुझे ये पाकिस्तान जिंदाबाद पूरा दिखा देगा। तो ये थोड़े से जो है ये डिफरेंसेस जो हैं ये मौजूद हैं टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स के अंदर। आप इस वेबसाइट से इन्हें फर्दर देख सकते हैं, मैंने भी शायद यहीं से ये कॉपी पेस्ट किया है आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।